ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है। एक ऐसा जहाज जो तूफान में फंसने की वजह से टाइम ट्रेवल करके वर्ल्ड वॉर 2 में जाकर फंस गया। अब क्या ये जहाज प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाएगा, जानेंगे इस मूवी में। मूवी की शुरुआत होती है फ्लाइट 914 के साथ, जो न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ जा रही थी और फ्लाइट के सफर में 7.5 घंटे का वक्त लगने वाला होता है। फ्लाइट में सब कुछ ठीक चल रहा था। एयर होस्टेस सबको खाना और पानी दे रही थी। इस प्लेन को 2 पायलट चला रहे थे, विलियम जो कि एक सीनियर पायलट था और डैनियल जो कि जूनियर था। दोनों प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं, जो कि पूरी तरह से ठीक काम कर रहे थे। मगर कुछ देर बाद ही प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में गड़बड़ शुरू हो जाती है। विलियम फौरन ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करके सारी कहानी बता देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें आगे का सारा रूट क्लियर बताकर सीधा चलने का ऑर्डर देती है। मगर तभी उनके सामने एक अजीब सा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा प्लेन जोर से हिलने लगता है। इस तूफान ने एक पोर्टल को एक पूरा क्लाउड ओपन कर दिया था। तब विलियम इस प्लेन को इस तूफान से निकालने का फैसला करता है। प्लेन जितना ही इस पोर्टल के करीब जा रहा था, इतना ही हिलने लगता है। जैसे ही विलियम और डैनियल इस प्लेन को तूफान से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो प्लेन इस पोर्टल में से जाता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। जैसे ही प्लेन दूसरी तरफ पहुंचता है, तो वहां पर रात हो चुकी थी, जबकि पोर्टल से पहले शाम का वक्त था। इस हादसे की वजह से प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर बहुत ही घबरा जाते हैं। इसलिए डैनियल सभी को कहता है कि हम तूफान से निकल चुके हैं और आगे का पूरा रास्ता बिल्कुल सेफ है। मगर विलियम अंदर ही अंदर जानता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस पोर्टल को पार करते हुए प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर के सेल फोन और लैपटॉप के सिग्नल भी काम करना बंद कर देते हैं। डैनियल सब इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करता है, तो उनमें से कोई खराबी नहीं दिखती। इस वक्त उनके प्लेन में सिर्फ उनका रेडार सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा था। फिर विलियम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस प्लेन में 2 आदमी सवार थे, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। दोनों लंदन में हिस्ट्री के सेमिनार में शिरकत के लिए जा रहे थे। उन्हीं के पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जो अपनी डायरी में आसपास के होने वाले घटनाओं को लिखता रहता था। अब प्लेन को उड़ते हुए काफी वक्त हो चुका था। इसी दौरान उनकी नजर प्लेन के रडार पर पड़ती है, जिसके मुताबिक वो इस आसमान में बिल्कुल अकेले उड़ रहे थे। इनके आसपास कोई दूसरे जहाज का नामो निशान नहीं था। तब उन्हें लगता है कि शायद तूफान की वजह से उनके रडार में कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरह से काफी वक्त निकल जाता है। इसलिए विलियम प्लेन को नीचे लाकर किसी शिपिंग प्लेन या कार्गो प्लेन का पता लगाने की कोशिश करता है। विलियम जब प्लेन को नीचे लाकर कुछ दूर आगे बढ़ाता है, तब उसे रडार पर कुछ प्लेन का सिग्नल मिलता है। जैसे ही विलियम प्लेन को आगे चलाता है, विलियम को कुछ आग जलती हुई दिखाई देती है और जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर बहुत सारे प्लेनों के जरिए एक शहर पर हमला किया जा रहा था। इस जगह पर बहुत सारे फाइटर प्लेन थे, जो किसी शहर को हमले से बर्बाद कर रहे थे। ये सब देखकर दोनों पायलट और सभी पैसेंजर बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तभी कुछ फाइटर प्लेन उनके पीछे भी लग जाते हैं। तब विलियम प्लेन को बचाने के लिए वापस बादलों के ऊपर चला जाता है। मगर इस प्लेन में बैठे हुए 2 पैसेंजर, पैरन और डेव, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो इन जहाजों को देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। वो दोनों जाकर विलियम को बताते हैं उन्होंने जो फाइटर प्लेन देखे हैं वो जियो 88 थे और इन फाइटर जेट को 1945 के बाद से किसी ने नहीं देखा। जून 1940 में जर्मनी फौज ने इन प्लेन से फ्रांस पर बमबारी की थी और वो जब इस पोर्टल से निकले हैं, उनका कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्लेन इस पोर्टल के बाद से टाइम ट्रेवल कर चुका है। ये लोग सन 1940 में पहुंच गए थे, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। पहले तो कैप्टन विलियम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उन दोनों की बातों और फैक्ट से उसे भी पता चल जाता है कि ये टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। जिसके बाद पैरन और डेविड वर्ल्ड वॉर 2 की सारी जानकारी लगाकर इसका नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये अपनी लोकेशन का पता लगा सके। और कैप्टन विलियम लगातार एटीसी से कांटेक्ट में लग जाता है। तभी उनका कांटेक्ट नाइजल नामी एक फौजी से होता है। विलियम उनसे कहता है कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और वो फंस चुके हैं। नाइजल उनको बताता है कि वो लोग जर्मनी सेना के वॉर जोन में उड़ान भर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। विलियम और डैनियल को नाइजल से पता लगता है कि आज तो 17 जून 1940 है और जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था,
ये इस प्लेन के साथ हवाई वॉर जोन में उड़ रहे थे। इसी दौरान पेरेंट और डेविड अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाकर कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं, मगर प्लेन में बैठा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन लेता है और प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स को बता देता है, जिससे उन सभी पैसेंजर्स में टेंशन का माहौल बहुत बढ़ जाता है। अब प्लेन को लगातार उड़ते हुए 150 मिनट हो चुके थे, जिसकी वजह से उनका फ्यूल भी आधा हो चुका था। इसके बाद विलियम नाइजल से प्लेन को लैंड कराने के लिए सेफ लैंडिंग मांगता है, ताकि ये फ्यूल खत्म होने से पहले अपने हवाई जहाज को लैंड करा सकें। तभी नाइजल उन्हें बताता है कि जर्मनी फौज को उनके वॉर जोन में होने का पता चल चुका है और वो उन पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए नाइजल विलियम को रास्ता बदलकर जाने का कह देता है, मगर उनके वापस जाने से पहले ही जर्मन फौज के फाइटर प्लेन उन पर हमला कर देते हैं। विलियम और डैनियल उनको इस हमले से बचाने में लग जाते हैं, मगर जर्मन फाइटर भी उन पर लगातार हमला करते रहते हैं। तब विलियम प्लेन को जल्दी से नीचे करके फौरन ऊपर ले आता है। तभी जर्मन प्लेन जमीन से टकराकर तबाह हो जाते हैं, मगर इन फाइटर प्लेन के हमले में एक गोली डैनियल को छूकर निकल जाती है, जिससे डैनियल घायल हो जाता है। फिर विलियम प्लेन को फौरन बादलों के ऊपर ले जाकर जर्मन फाइटर की रेंज से दूर निकल जाता है। अब इस हमले में प्लेन के बहुत सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं, तो तभी कैप्टन विलियम को सभी लोगों को सच्चाई बताने का फैसला करते हैं और उन लोगों को प्लेन के जरिए टाइम ट्रेवल की बात बताकर उनसे इस प्रॉब्लम से निकलने की मदद मांगता है। तब हेक्टर और टेरेसा उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्लेन का आगे वाला लैंडिंग गियर खराब हो चुका था। इसलिए वो तीनों, वेक्टर, विलियम और टेरेसा, नीचे वाले हिस्से में जाते हैं। इस प्लेन का लैंडिंग गियर अटक चुका था और इसके बिना वो लैंडिंग नहीं करा सकते थे। फिर हेक्टर लैंडिंग गियर पर उतरकर उसे ठीक करने के बाद वापस आने की कोशिश में लग जाता है और इसका पैर फिसल जाता है। हेक्टर यहाँ प्लेन से गिरने से बाल बाल बचता है। अब प्लेन में सिर्फ 90 मिनट का फ्यूल बचा था और उन्हें जल्दी ही प्लेन को लैंड कराना था। फिर विलियम फौरन बादलों से नीचे आकर नाइजल को इसी फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट करता है, मगर इस दौरान जर्मन फाइटर आकर उन पर हमला कर देते हैं और एक मिसाइल हमले में प्लेन का कुछ विंडो टूट जाती है। विलियम अपनी होशियारी से दोनों प्लेन को हवा में तबाह कर देता है और फिर इसे बादलों के ऊपर लेकर चला जाता है, ताकि वो जर्मन फाइटर से बचे रहें। इससे उन्हें एक बात समझ में आ जाती है कि जब भी जर्मन फाइटर आते हैं तब रेडार उनको वार्निंग देता है, जिससे उन्हें फाइटर प्लेन के आने का पता चल जाता है। अगर यही रेडार सिस्टम जमीन पर भी हो तो दुश्मन के प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे वो बचे रह सकते थे। तब ये सभी मिलकर रेडार सिस्टम नाइजल को देने का फैसला करते हैं, ताकि उनके लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बन जाए और वो दुश्मनों से दूर जाते हुए सीधा उड़ सकें। अब उन्हें बचने के लिए वापस इसी तरह के किसी तूफान का इंतजार करना था, जिस तूफान में फंसकर वो टाइम ट्रेवल में आए थे, और वही तूफान उन्हें टाइम ट्रेवल करके वापस प्रेजेंट में ले जा सकता था। इसके बाद डैनियल, बेनिट और डेविड पूरे रेडार सिस्टम को तैयार करके एक टेम्पोरेरी पैराशूट की मदद से एयर ड्रॉप कर देते हैं। वो रेडार सिस्टम एक जंगल में जाकर गिरता है, जहाँ उसे ब्रिटिश फौजियों के हाथों ले लिया जाता है और फिर इस रेडार सिस्टम को आर्मी बेस सिस्टम पर लेकर जाया जाता है। मगर इसी दौरान जर्मन फाइटर उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इस प्लेन में एक बड़ा छेद हो जाता है और 2 पैसेंजर प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। आपके हवाई जहाज का फ्यूल लगभग खत्म ही होने वाला होता है, इसलिए हवाई जहाज को फौरन ऊपर ले जाने का फैसला करते हैं। नाइजल इस रेडार सिस्टम को जल्दी से इंस्टॉल करके विलियम को वॉर जोन से निकलने का रास्ता बताता है, लेकिन इसी दौरान उन्हें जर्मन फाइटर प्लेन उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन इसी दौरान फाइटर प्लेन पर ब्रिटिश प्लेन हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। नाइजल इस रेडार सिस्टम को स्कैन कर रहा था, तभी उसे विलियम के प्लेन के सामने तूफान के सिग्नल मिलते हैं। नाइजल फौरन ही विलियम को इससे निकलने की जानकारी देता है और फिर विलियम और डैनियल को वो तूफान नजर आ जाता है। इस तूफान में घुस जाता है और तूफान से पार होते ही उनका जहाज पूरी तरीके से हिलने लगता है और तूफान में जाते हुए ये टाइम ट्रेवल करके फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर ये करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करके सेफली लैंड कर जाते हैं। सभी पैसेंजर क्रू मेंबर जिंदा बच जाने की खुशी में गले मिलकर प्लेन से बाहर निकल जाते हैं और फिर आखिर में एक बुजुर्ग पैसेंजर प्लेन में रह जाता है। तब विलियम उनके पास जाता है तो उन्हें प्लेन से उतरने के लिए कहता है। तब वो बुजुर्ग आदमी अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है, जिसे देखकर विलियम चौंक जाता है। इस बूढ़े आदमी ने इस टाइम ट्रेवल के वाक़ये को पहले से ही लिख रखा था। इस डायरी में उनके दिए गए रेडार सिस्टम का भी जिक्र था, जिसे विलियम टाइम ट्रेवल के जरिए नाइजल को देता है। और जब वो पैसेंजर अपनी डायरी बंद करता है तो इस पर इसका नाम लिखा था, नाइजल। असल में ये बूढ़ा आदमी वही होता है जिसका विलियम से सन 1914 का वार जोन में राब्ता हुआ था। फिर इसी की मदद से वो वहाँ से निकलकर बच पाए थे, जिसे देखकर विलियम पूरी तरीके से चौंक जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।
मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक कपल बेकी और इसके हस्बैंड डैन पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। इस कपल की अभी अभी शादी हुई है और दोनों अपनी लाइफ को लेकर बहुत खुश हैं। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों पर जाने का जुनून था और यही जुनून उन्हें खतरनाक इलाकों में ले जाता है। यहाँ उनके साथ उनकी एक दोस्त भी थी जो उन्हीं की तरह खतरों से खेलने और पहाड़ों पर चढ़ने की शौकीन थी। ये तीनों बहुत ही हिम्मत वाले थे और हर दफ़ा अपने लिए खतरनाक जगह चुनते थे, मगर इस दफ़ा उनके नसीब में कुछ और ही था। अब पहाड़ पर चढ़ने के दौरान डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले में चला जाता है। वो परिंदा उसके डर से उड़ता है तो डैन अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अब ऊपर नहीं आ सकता। और इसके बाद बेकी और इसकी दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और जब तक वो इसके करीब पहुंच रही थी उसकी रस्सी टूट जाती है और वो हजारों फीट खाई में नीचे गिर जाता है और मर जाता है। जिसके बाद 1 साल के बाद का मंजर दिखाया जाता है। बेकी अभी तक डैन, जो कि इसका हस्बैंड था, उसके गम में उदास थी और उसने अभी तक डैन की अस्थियां यानी जली हुई हड्डियों को रखा हुआ था और साथ साथ ही वो डैन की याद में शराबी भी बन गई थी, जिस वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो रही थी। बेकी के डैड अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत परेशान थे। वो उसे समझाते हैं मगर बेकी को अभी कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके डैड इसकी सबसे अच्छी दोस्त को इसके पास बुलाते हैं जिसका नाम हंटर है, जो उसके और उसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो अपनी इस दोस्त से भी 1 साल बाद मिली थी। इसकी दोस्त से समझाती है कि जो हुआ इसका मुझे भी बहुत दुख है, मगर अब क्या हुआ, इंसान वापस नहीं आ सकता। तुम्हें दोबारा से मेरे साथ चलना चाहिए, किसी ऊंची जगह पर फिर से चढ़ाई करने। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसे एक पुराना टावर दिखाती है और ये टावर सहरा में एक बहुत सुनसान जगह पर था। हंटर कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर जाना और हम इसके ऊपर से तुम्हारे हस्बैंड की राख को बिखेर देंगे, जिससे इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बेकी पहले तो मना कर देती है, मगर बहुत सोचने के बाद वो ये फैसला करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। ये उसके साथ एंजॉय करना चाहती है। दोनों अब अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में ये खूब मस्ती करते हैं। हंटर एक व्लॉगर भी है। ये अपने फ़ोन पर वीडियोस बना रही होती है अपने फैंस को दिखाने के लिए, और इसी दौरान उनकी लापरवाही की वजह से एक हादसा होने वाला था, जो कि शायद एक बड़े खतरे का सिग्नल भी था। एक ट्रक जो बहुत तेज़ी से आ रहा था उनकी गाड़ी को बस मारने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर हंटर ब्रेक लगा लेती है और सुकून का सांस लेती है। ये दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। जाते हुए दोनों एक बकरी को देखते हैं जिसे गिद्ध खा रहा था। वो सभी परिंदों को उड़ाती हैं और इस बकरी की तस्वीर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती हैं। इसके बाद वो टावर तक पहुंच जाती हैं। हंटर यहाँ पर वीडियो बनाती है। ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो बेकी को टावर की ऊंचाई देखकर खौफ आ जाता है, मगर हंटर उसे हिम्मत देती है और वो कहती है कि डरने की क्या ज़रूरत है, हम ये काम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। वो अपने आप को रस्सी से बांधती है और बेकी को भी। फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन बेकी को ऊपर चढ़ते हुए कुछ खतरा महसूस हो रहा था। पुराने जंग आलूद टावर और इसकी सीढ़ियों की आवाज़ जब ये ऊपर चढ़ रही थी, बेकी को डर लगता है। वो फिर भी अपनी दोस्त की हिम्मत की वजह से ऊपर चढ़ना जारी रखती है। काफ़ी देर बाद हंटर बताती है कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं, यानी कि उन्होंने 1000 फीट को पूरा कर लिया था। यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था। उन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर कहती है कि बस थोड़ी देर में अब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बेकी जब नीचे देखती है तो उसे डर लगने लगता है। इसके बाद हंटर इस सीढ़ी को हिलाकर इसके साथ मजाक भी करती है, जिससे इसका खौफ और भी बढ़ जाता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर इसी दौरान टावर की सीढ़ी का एक नट निकल जाता है जो उन्हें नहीं पता चलता। ये लोग अभी हर बात से बेखबर अपनी खुशी मनाने लगते हैं। हंटर अपने ड्रोन कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करती है। हंटर टावर से लटक जाती है और कहती है कि मेरी तस्वीर बनाओ, ये मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। और साथ ही साथ वो बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। उसे बहुत डर लगता है, मगर अपने डर पर काबू पाते हुए वो हंटर की बात मान लेती है और लटक जाती है और लटक कर वो भी तस्वीर बनाती है। इसके बाद बेकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है। अब इसको कुछ सुकून मिला था। वो दोनों इसके बारे में याद करने लगते हैं। ये अपना एंजॉय करके वापस जाने लगते हैं। ये अपना सारा सामान पैक करती हैं। बेकी जैसे ही अपना बैग लेकर नीचे उतरती है,
पुराने टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है। बैकी लटक जाती है, लेकिन हंटर ने उसे किसी तरीके से बचा लिया था। लेकिन बैकी का बैग नीचे लगे एंटीना पर लटक जाता है, जिसमें इनका ड्रोन, कैमरा और खाने पीने का सामान था। बैकी घबराने लगती है। दोनों जब अपना फ़ोन चेक करती हैं तो पता चलता है कि इतनी ऊंचाई पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। उनको टावर में लगे बॉक्स में एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है कि अभी इस गन को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिन में फ्लेयर गन रोशनी भी करेगी तो किसी को दिखाई नहीं देगी। बैकी देखती है कि इसकी टांग पर जख्म हो गया है। हंटर इसको अपनी शर्ट से बांध देती है। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इधर ही बैठकर अपने आप को हौसला देने के लिए वो व्लॉग बनाती हैं। कुछ वक्त के बाद हंटर दूरबीन से देखती है टावर से थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी है, पर ये लोग उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। हंटर अपना फ़ोन चेक करती है। उसने मरी हुई बकरी की पोस्ट शेयर की थी। इस पर शेयर और लाइक से मतलब उस वक्त ज़मीन पर सिग्नल थे और टावर के कुछ हिस्से पर भी सिग्नल मौजूद थे। हंटर अब मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। अपने फ़ोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा सा नीचे करती है ताकि सिग्नल आ सके। इसकी पोस्ट देखकर इसके फॉलोअर इसकी मदद को आए। अभी भी फ़ोन पर सिग्नल नहीं थे। हंटर फ़ोन को खुद लटक कर और नीचे ले जाती है। उनका मैसेज अभी पोस्ट नहीं होता है। अब हंटर फ़ोन को नीचे फेंकने के बारे में सोचती है। ये अपने जूते उतार कर इसमें फ़ोन को डालती है ताकि इसका फ़ोन ज़मीन पर गिरने से टूटे ना, और फिर ये अपने फ़ोन को नीचे फेंक देती है। मगर शायद ज़मीन पर पहुंचने से पहले फ़ोन टावर से टकराकर टूट जाता है। हंटर जब ज़मीन पर देखती है उसे एक आदमी और कुत्ता नज़र आता है जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसलिए बैकी अपना जूता फेंकती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे, मगर वो कुछ नहीं करता और चला जाता है। बैकी यहाँ गन चलाने लगती है, मगर हंटर उसे रोक देती है और कहती है ये गन सूरज डूबने से पहले नहीं चलाना, हमें कोई ना कोई तो बचाने ज़रूर आएगा। रात हो चुकी थी। बैकी अपने मोबाइल में अपनी पुरानी वीडियोस देखती है, जिसमें वो नोटिस करती है कि इसके दोस्त हंटर उसे और उसके हस्बैंड को कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी। लेकिन तभी हंटर उसे फ्लेयर गन चलाने को बोलती है और साथ ही वो अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके इधर उधर करती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, मगर वो उनकी मदद नहीं करते क्योंकि वो सही से दिखाई नहीं दे रही थी। उल्टा वो उनकी गाड़ी चुरा कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो रात को सोने की कोशिश करती हैं। हंटर नीचे गिरने वाली थी, मगर बैगी उसे बचा लेती है। तभी वो इसकी टांग पर बना हुआ एक टैटू देखती है जिस पर 143 लिखा हुआ था, और उस पर बैगी को याद आता है कि जब वो अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती है वो जवाब में यही बोलता था 143। यहाँ पर बैगी को ये बात पता चल जाती है कि इसके हस्बैंड और उसके दोस्त उसे चीट कर रहे थे और अब हंटर के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बैगी को अपने और इसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। बैगी ये सब सुनकर अजीब सी सोच में थी। हंटर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। इसी दौरान ये लोग बैग को देखते हैं, इसमें ड्रोन और पानी भी था। हंटर कहती है मैं बैग को लेने जाऊंगी। हंटर रस्सी को टावर से बांध कर लटक जाती है, पर अभी तक वो बैग तक नहीं पहुंच पाई थी। हंटर रस्सी को छोड़कर एंटीने पर कूद जाती है और बैग पकड़ लेती है, मगर अब वापसी मुश्किल थी क्योंकि रस्सी दूर थी। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से बांध देती है। अब वो एक लंबी छलांग लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगती है, मगर बैगी से रस्सी छूट जाती है और वो फिर से नीचे गिर जाती है। बैगी पीछे हो जाती है, मगर जैसे ही वो दोबारा देखती है हंटर रस्सी पर मौजूद होती है। मतलब वो अभी भी जिंदा थी, मगर उसके हाथ छिल जाते हैं। वो अब खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बैगी उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचती है। आखिरकार वो उसे बचा लेती है। वो बैग से पानी निकालकर पीती है और इसके बाद एक नोट लिखती है और इसे ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। मगर बदकिस्मती से जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से उन्हें उसे वापस बुलाना पड़ता है। अब रात हो गई थी। बैगी रात को देखती है कि इसकी दोस्त नीचे गिरकर मर चुकी है और इसकी लाश को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। पर वो जैसे ही जागती है वो देखती है कि ये तो इसका ख्वाब था। टावर की लाइट को देखकर इसे आइडिया आता है कि ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह वो ऐसा ही करती है। बैगी ड्रोन की बैटरी को चार्ज करती है और इस वक्त तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए। इसके बाद ही नीचे आकर एक पेपर पर नोट लिखती है और इसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। ये अपने ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले ड्रोन घर तक पहुंचता गाड़ी से टकराकर टूट जाता है। यहाँ एक दिन और उम्मीद पर गुजार देती हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा,
बेकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो हंटर से जूता मांगती है मगर वो मना कर देती है। तभी पता चलता है कि हंटर तो उसके साथ थी ही नहीं, वो तभी गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेने के लिए गई थी। ये बेकी का सिर्फ एक ख्याल था कि हंटर उसके साथ है। जब वो नीचे देखती है तो उसकी दोस्त की लाश को परिंदे खा रहे थे। बेकी बहुत रोती है और अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। इसको भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है, तभी एक गिद्ध उसे मुर्दा समझकर खाने आ जाता है। बेकी उसकी गर्दन पकड़कर उसे कच्चा खा जाती है क्योंकि वो भूख की वजह से तड़प रही थी। इसे खाने के बाद उसे कुछ ताकत मिलती है। दूसरी तरफ उसके डैड अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो इसके बारे में पता करना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है। इधर बेकी हिम्मत करके नीचे उतरती है, इस जगह जहाँ हंटर की लाश थी। अब वो अपने मोबाइल को अपने जूते में डालकर हंटर के पेट के साथ चिपकाकर हंटर को सॉरी बोलती है और लाश को नीचे फेंक देती है ताकि इसका फ़ोन ना टूटे और इसके डैड को मैसेज मिल जाए। इसके बाद कुछ घंटों बाद इसके डैड टावर के पास पहुंच जाते हैं, मगर जैसे ही वो वहाँ पड़ी हुई लाश को देखते हैं जो हंटर की थी, जिसे पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, वो समझते हैं कि शायद बेकी मर चुकी है। लेकिन बेकी उन्हें आवाज़ देती है। वो अपनी बेटी को देखकर सुकून का सांस लेते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। आखिरकार बेकी की हिम्मत और कोशिश ने उसे जिंदा रखा और उसके साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।